बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाओं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप तथा किस तरह से धीरे धीरे गद्य की परंपरा विकासमान होती रही। आज हम देखेंगे हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास किस काल खंड से किस काल खंड तक हुआ है तथा इसके युगों को किस प्रकार से नामकरण किया गया है तथा सभी गद्य विधाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य को काल क्रमानुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा हम देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास क्रम को काल क्रमानुसार 6 भागों में विभाजित किया गया। खड़ी बोली गद्य का पहला काल भारतेंदु पूर्व युग को माना जाता है। जैसा कि बताया मैंने कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक स्वरूप हमें भारतेंदु से पूर्व ही मिलने लगा था, परंतु उसमें परिनिष्ठता का अभाव था। तो ये कालखंड है सन 1800 से लेकर 1868 तक। खड़ी बोली गद्य का दूसरा युग है भारतेंदु युग, जो कि गद्य के विकास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यहीं से वास्तविक अर्थों में खड़ी बोली गद्य के निर्माण का प्रचलन का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो सन 1868 से 1903 तक का कालखंड भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में। खड़ी बोली गद्य का तीसरा युग है द्विवेदी युग, जो कि सुधीर साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसका कालखंड यदि हम देखें तो 1903 से 1920 तक का युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है हिंदी खड़ी बोली गद्य का। चौथा युग है शुक्ल युग, सन 1920 से 1936 तक। यह युग गद्य को एक नई मौलिकता से अभिव्यक्त करते दिखाई देता है, क्योंकि इस युग में समीक्षा का कार्य बहुत तेजी से ऊपर उठा था। पांचवा युग है शुक्लोत्तर युग, सन 1936 से लेकर 1950 तक इसकी अवधि है। छठा युग है स्वतंत्रोत्तर युग, सन 1950 से लेकर अब तक का कालखंड इस युग की परिधि में आता है। तो जैसा हम भारतेंदु पूर्व युग के विषय में पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से खड़ी बोली का आरंभिक रूप निर्मित हो रहा था, उसमें परिनिष्ठता का अभाव था, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ मिल करके खड़ी बोली सामने आ रही थी। इसके पश्चात भारतेंदु युग, यह युग बहुत ही महत्वपूर्ण है गद्य के विकास की दृष्टि से, क्योंकि गद्य के लेखन की परिनिष्ठित लेखन की परंपरा इसी युग से प्रारंभ होती है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि इसी युग में निबंध, नाटक, एकांकी तथा लेख, पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार आदि अभूतपूर्व कार्य इस युग में संपन्न हुए। तो गद्य के विकास की दृष्टि से यह काल बहुत ही महत्व रखता है। इसके पश्चात आता है द्विवेदी युग। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के जिस भवन की नींव रखी गई थी, उसका ढांचा खड़ा किया गया था, उसको पूर्ण रूप से अलंकृत करके एक पूर्ण रूप देने का कार्य द्विवेदी युग में किया गया। सन 1903 से 1920 तक का द्विवेदी जी का कालखंड, इस युग में सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ इन्होंने युग प्रवर्तक का कार्य किया। इन्होंने खड़ी बोली गद्य की व्याकरण सम्मत अशुद्धियों की ओर लेखकों का ध्यान दिलाया तथा परिनिष्ठित खड़ी बोली के प्रयोग के लिए एक वातावरण तैयार कर दिया, जिसके कारण लेखक वर्ग खड़ी बोली के प्रचार प्रसार तथा खड़ी बोली के प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध हो गया। तो द्विवेदी युग खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ सामने आता है।
फिर आता है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में भी निबंध लेखन की नई परंपरा प्रारंभ हुई। इस युग में निबंध पुरानी परिपाटी से हटकर समीक्षात्मक तथा भावों और मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे जाने लगे। समीक्षा के क्षेत्र में इस युग ने एक नई भावधारा का सूत्रपात करने का कार्य किया। शुक्लोत्तर युग 1936 से 50 तक तो लोगों के जीवन में जो नवीनता आई थी, लोगों के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया था, वो साहित्य में भी दिखाई देने लगा तथा कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी गद्य विधाओं में नवीनता देखने को मिलने लगी। यानी मानसिक उलझन, अंतर्द्वंद, नगरीय सभ्यता के दुष्परिणाम, संयुक्त परिवार का विघटन तथा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित दृष्टिकोण वाली रचनाएं इस कालखंड में हमें देखने को गद्य साहित्य के अंतर्गत मिली। स्वतंत्रोत्तर युग सन 1950 से अब तक यह युग मानव की प्रगति का द्योतक है। तो गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति आई, नवीन विचारधारा, नए युग की समस्याएं और अभिव्यक्ति के नए माध्यम गद्य के क्षेत्र में भी सामने आने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि खड़ी बोली गद्य किस तरह से युग दर युग आगे बढ़ता रहा और विकास के सोपानों को स्पर्श करता रहा। अब हम देखते हैं हिंदी गद्य की विविध विधाओं को। जैसा हम जानते हैं कि हिंदी गद्य के आविर्भाव के साथ कई विधाओं ने आकार लिया। इससे पहले ये गद्य विधाएं प्रचलन में नहीं थी, परंतु गद्य के प्रचार प्रसार के साथ ही ये नवीन विधाएं साहित्य के क्षेत्र में आई और इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो हिंदी की गद्य विधाएं मुख्यतः भारतेंदु युग से आकार लेती दिखाई देती हैं। भारतेंदु युग सभी अर्थों में नवीनता और मौलिकता का द्योतक था और साहित्य के सभी क्षेत्रों को इसने स्पर्श किया है। तो गद्य विधाएं मुख्यतः भारतेंदु युग से आकार लेती दिखाई देती हैं। हिंदी की गद्य विधाएं दो भागों में विभाजित है, प्राचीनतम गद्य विधाएं या पारंपरिक गद्य विधाएं जो पहले से ही प्रचलन में थी। दूसरा है नवीन गद्य विधाएं, यानी जो भारतेंदु युग के साथ नवीन समय के साथ आकार लेती दिखाई देती है। पहले हम देखते हैं पारंपरिक या पारस्परिक या प्राचीन गद्य विधाएं कौन सी हैं। प्राचीन या पारंपरिक गद्य विधाओं के अंतर्गत पहली विधा है कहानी, जो कि हमें हमारे वेदों, पुराणों, आख्यानों सभी रूपों में दिखाई दे जाती। कहानी आदिकाल से मानव जीवन के विराट व्यापार की सहचरी रही है। मानव ने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति हेतु कहानी को माध्यम बनाया। तो कहानी पारंपरिक विधा है गद्य की। दूसरी विधा है नाटक। नाटक भी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। भरत मुनि द्वारा नाटक की जो है परिभाषाएं दी गई थी, सारे जो है रसों का विवेचन किया गया था, परंतु अंतर ये था कि नाटक जो है प्राचीन काल में पद्यों में ही रचित होते थे। धीरे धीरे गद्य में नाटक लेखन की परंपरा सामने आई। उपन्यास ये भी पारंपरिक गद्य विधा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उपन्यास लेखन भी काफी समय पूर्व से चला आ रहा है। टीकाएं, ग्रंथों की टीकाएं, गद्य का प्राचीनतम रूप भी हमें इस विधा के अंतर्गत ही मिलता है कि प्राचीन ग्रंथों की टीकाएं सर्वप्रथम गद्य रचना के रूप में हमारे सामने आई थी। तो टीकाएं। अब हम आते हैं हिंदी की नवीन गद्य विधाओं की तरफ। हिंदी की नवीन गद्य विधाएं कालांतर में विकसित हुई विधाएं हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधा निबंध, जो कि पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हमारे साहित्य में भारतेंदु युग के साथ आकार लेती दिखाई देती है। निबंध अर्थात जिसमें निबंधकार बिना किसी बंधन के अपने
आत्मीय भावों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। प्रमुख निबंधकारों में यदि देखें तो भारतेंदु, जो कि निबंधों के जन्मदाता कहे जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र तथा श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने भावों और मनोविकारों संबंधित निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ललित निबंधकार माने जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र, वो भी भाव में निबंधों की परंपरा के पोषक साहित्यकार माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्यात्मक निबंधों के प्रणेता माने जाते हैं। तो इस तरह से निबंध साहित्य कालांतर में विकसित हुई नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत आता है, जो कि लगातार उन्नति करते हुए एक महत्वपूर्ण अंग बनकर के साहित्य का सामने आया है। जीवनी आधुनिक गद्य की वह विधा है जिसमें कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को पूर्ण तन्मयता के साथ प्रस्तुत करता है। तो जीवनी लेखकों में यदि हम देखें तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है, कलम का सिपाही नाम से, जो कि साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही विष्णु प्रभाकर द्वारा शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है, आवारा मसीहा नाम से। ये दोनों जीवनियां जीवनी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तीसरी विधा है एकांकी। ये भी पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण पर हिंदी साहित्य में विकसित हुई है, जो कि हमारे नाटक का ही एक संक्षिप्त अंश कही जा सकती है। एकांकी अर्थात एक अंक वाली नाट्य प्रस्तुति। तो नाटक का लघु संस्करण एकांकी भी नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत सम्मिलित है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार कहे जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यद्यपि कुछ लोग जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को भी पहला एकांकी मानते हैं, परंतु मौलिकता और आधुनिकता की दृष्टि से हम देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा पहले आधुनिक एकांकीकार बनकर सामने आते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत स्वयं प्रस्तुत करता है। तो आत्मकथा लेखकों में यदि हम देखें तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा, रसीदी टिकट तथा हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं विशेष स्थान रखते हैं। संस्मरण आधुनिक गद्य की वह नवीन विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति या किसी घटना को पूर्ण तन्मयता के साथ अपने स्मरण पर प्रत्यक्ष करके लेख के रूप में सामने लाता है। संस्मरण में किसी श्रद्धेय के प्रति अपनी स्मृति की कुछ घटनाओं को सुंदर रूप में चित्रित करता है। हिंदी के संस्मरण लेखकों में यदि हम देखें तो महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा आदि प्रमुख संस्मरणकार के रूप में जाने जाते हैं। रेखा चित्र, नवीन गद्य विधा रेखा चित्र संस्मरण से मिलती जुलती है, परंतु रेखा चित्र में रेखा चित्रकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक चित्र प्रस्तुत कर देता है। तो जिस तरह चित्र में रंगों के माध्यम से आकार स्पष्ट होता है, उस तरह रेखा चित्र में शब्दों के तूलिकाओं द्वारा वह किसी घटना में रंग भरता दिखाई देता है। हिंदी के रेखा चित्रकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी तथा महादेवी वर्मा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महादेवी वर्मा का भक्ति रेखा चित्र तथा महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं आदि प्रमुख रेखा चित्र माने जाते हैं। आलोचना, हिंदी की नवीन गद्य विधाओं में सम्यक साहित्य का विवेचन करने में इस विधा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें आलोचनाकार किसी ग्रंथ या किसी साहित्यकार के गुण दोषों का सम्यक विवेचन करते हुए अपनी धारणा प्रस्तुत करता है। यात्रावृत्त, यह हिंदी की नवीन गद्य विधा है जिसमें लेखक अपनी किसी स्थान की यात्रा का विधिवत वृत्तांत प्रस्तुत करता है। हिंदी के यात्रावृत्त साहित्य में यदि हम देखें तो अज्ञेय,
अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, तथा राहुल संक्रांत्यायन अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राम वृक्ष वेणुपुरी पैरों में पंख बांधकर आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डायरी में लेखक अपने दिन प्रतिदिन के जीवन अनुभवों को आकार देता दिखाई देता है। इसका हिंदी रूपांतर दैनंदिनी है। तो डायरी लेखकों में यदि हम देखें तो घनश्याम दास बिड़ला की डायरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डायरी आदि उल्लेखनीय है। रिपोर्टाज यानी पत्रकारिता से संबंधित किसी घटना का आंखों देखा विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज लेखों में यदि हम देखें तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा श्रेष्ठ रिपोर्टाज के रूप में सामने आता है। पत्र साहित्य, इसमें लेखक अपने पत्रों को संकलित करता है तथा उन्हें प्रकाशित कराता है। भेंट वार्ता, इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से भेंट वार्ता का उल्लेख होता है। किसी गणमान्य व्यक्ति से इंटरव्यू का पूरा विधिवत वृत्तांत जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। गद्य गीत हिंदी नवीन गद्य विधाओं में एक नई गद्य विधा के रूप में सामने आता है। इसमें गद्य में काव्य का सा आनंद आता है। हिंदी के प्रमुख गद्य गीतकारों में राय कृष्णदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा वियोगी हरि भी इस विधा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले साहित्यकारों में जाने जाते हैं। रेडियो रूपक अर्थात किसी भी नाटक की स्वर के रूप में रेडियो से प्रस्तुति रेडियो रूपक कहलाता है। इस विधा का प्रचलन स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से हुआ तथा रेडियो नाटकों की ख्याति अत्यधिक बढ़ती गई। विष्णु प्रभाकर ने अनेकानेक रेडियो रूपक प्रस्तुत किए हैं। इनके द्वारा सीमा रेखा नाटक रेडियो रूपक का एक सुंदर उदाहरण है। तो इस तरह आज हमने देखा कि हिंदी खड़ी बोली गद्य को कितने कालों में कब से कब तक बांटा गया है तथा प्रमुख विशेषताएं उन कालों की क्या है। हिंदी की विविध गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, प्राचीन या पारंपरिक गद्य विधाएं क्या हैं तथा नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत कौन कौन सी गद्य विधाएं सम्मिलित हैं। इस जानकारी के अभाव में हम गद्य साहित्य का सम्यक विवेचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गद्य की सभी विधाओं के बारे में पूर्ण परिचय प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।